हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फोकस 2 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि एक तो ये न्यूज़ में रहा है और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आते हैं तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं और आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए तो आप ज़रूर इसमें 80 टू 90% गलती करके ही आएंगे। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। चलिए अब चलते हैं, न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में हमने देखा कि एमएसएमई का डेफिनेशन जो हमने देख रखा था और कब देखा था, 20 मई के न्यूज़ में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई के डेफिनेशन में रिवीजन किया है, उसको फिर से रिवाइज कर दिया गवर्नमेंट ने और मीडियम सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है उनका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको बढ़ाकर 50 करोड़ और टर्नओवर को 250 करोड़ कर दिया है। उसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ एंड डेफिनेशन था, यहाँ एंड एडेड होना चाहिए। उसके अलावा एक क्लॉज और उन्होंने ऐड किया है कि टर्नओवर में हम लोग जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काउंट नहीं करेंगे और ये स्कीम बोला है कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा और साथ ही साथ हम लोग इसके लिए डिटेल्ड स्कीम बा, बाद में लॉन्च करेंगे। तो जब डिटेल्ड स्कीम आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। इस स्कीम में 2 कीवर्ड्स का जिक्र किया गया था, एक तो हमारा उद्यमी मित्र पोर्टल है और दूसरा हमारा पैसा पोर्टल है। तो उस पर हमने क्वेश्चन दे दिया है। उद्यमी मित्र पोर्टल ऑफ सिडबी इज एन इनेबलिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रेडिट डिलीवरी ओनली। और पैसा पोर्टल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है और ये पोर्टल क्या करेगा, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवर्सन एक्सेस प्रदान करेगा। इंटरेस्ट सबवर्सन क्या होता है ये सब हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे और हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, तो डिटेल में नहीं देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे ओनली है, तो हमने पहले भी बता रखा है कि ओनली जब भी हो तो आपको थोड़ा सा नज़र ध्यान से देखना है इस स्टेटमेंट को। तो क्रेडिट, इसका मेन एम तो क्रेडिट डिलीवरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इसके छोटे छोटे और भी एम है और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो आप लोग इसको गूगल सर्च कीजिए, उसमें तुरंत आपका नीचे आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए और उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन अप्रूवल, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन मेन क्या है हमारा, क्रेडिट डिलीवरी। तो उद्यमी मित्र पोर्टल के बारे में और पैसा पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया 1 ओनली इज रॉन्ग, सो इट्स आंसर इज 2 ओनली। अब चलते हैं, प्रधानमंत्री ने स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया है आत्मनिर्भर अभियान में। तो ये किस चीज़ का स्कीम है, ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। इसमें क्या है कि माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। किसको प्रोवाइड की जाएगी, तो जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत छोटा टाइप का क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 10,000 तक का उनको लोन दिया जाएगा और 1 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट में उनको लोन चुकता करना है। जो लोग लोन उसको चुकता करते जाएंगे उनको 7%, देखिए यहाँ पे 7% का उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको जो इंटरेस्ट सबवर्जन है, जो हमने देखा इंटरेस्ट सबवर्जन, वो प्रदान किया जाएगा। दूसरे न्यूज़ में हम देखेंगे कि मूडीज जो हैं हमारे एक टाइप से रेटिंग एजेंसी है, उसने डाउनग्रेड कर दिया है इंडिया का रेटिंग और फ्रॉम BAA3 कर दिया है फ्रॉम BAA2 टाइप, यानी एकदम से सबसे लोएस्ट लेवल पे कर दिया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। तो उस पर हमने एक क्वेश्चन डाल रखा था, जिसने सही आंसर दिया है वो बहुत सही, वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो उसका क्या है, लेटेस्ट डाउनग्रेड बाय मूडी रेटिंग क्या रिड्यूसेस इंडिया टू द लोएस्ट लेवल इन, ये हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या होता है, वो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जब इस क्वेश्चन के थ्रू भी। तो BAA2 अभी हम लोग देखते हैं कि सारे रेटिंग ग्रेड्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे ये BAA2 नहीं, BAA3 में चली गई है। पहले इंडिया का रेटिंग BAA2 में था, अब 3 में डाउनग्रेड हो गया है। तो रेटिंग डाउनग्रेड मीन्स क्या मतलब होता है उसका, कि जो बॉन्ड इंडियन गवर्नमेंट इशू करता है वो अब ज़्यादा रिस्कियर हो गया है, उसको खरीदना ज़्यादा रिस्की हो गया है। तो जो इन्वेस्टर लोग होंगे वो देखेंगे कि इस बॉन्ड की रेटिंग कम है यानी रिस्क ज़्यादा है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे एक या तो हायर रिटर्न हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे उसमें। और इट बिकम्स, क्योंकि अब ज़्यादा
कॉस्टलियर हो गया है, आपका रेटिंग खराब हो गया है, लोग इसको ज़्यादा रिस्की परस्यू कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। तो इसलिए इट विल बिकम मोर कॉस्टलियर फॉर द इंडियन कंपनीज एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट टू रेज मनी। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट गलत हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका आंसर राइट आंसर इज 2 और 3। आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहें अगर आपको पता है। तीसरे न्यूज में हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल ने बोला है कि हम लोग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे, जो भी पेट्रोकेमिकल्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। और उन्होंने टारगेट रखा है कि मिनिमम 60%, 70 एंड 80% फॉर 2021, 2021 से 23 एंड 23 टू 25 का ये टारगेट है। तो ये जब भी आपका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट आ जाता है वर्ड, तो आपको WTO का याद आ जाना चाहिए कि कैसे इंडिया को ड्रैग किया गया है WTO को कोर्ट में डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। और जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। ये एक न्यूज़ है आपको ध्यान में रखने के लिए। अब चलते हैं हम लोग की जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हैज़ लॉन्च्ड रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। क्या है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट? तो ये इसका एम है कि डिस्कॉम जो है वो प्लान कर सके पावर रिक्वायरमेंट और रियल टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी का परचेज एंड खरीद और बिक्री जो है वो रियल टाइम में हो सके, उसके लिए लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं पीएम आशा। पीएम आशा जो मैंने क्वेश्चन पहले दे रखा था, जिन्होंने इसका आंसर सही किया वो तो बहुत सही, लेकिन देखिए कैसे इसका नाम बहुत ही मिसगाइडिंग कह सकते हैं कि पीएम आशा ना तो आशा वर्कर से रिलेटेड है, ना ही कुछ और चीज़ों की आशा की जा रही है। यहाँ पे किस चीज़ की आशा है? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यहाँ देखिए संरक्षण को दो भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि एक से एस है, एच से एच है। तो ये आय संरक्षण यानी इनकम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इस स्कीम के थ्रू। तो पीएम आशा क्या है? आय संरक्षण स्कीम है फार्मर्स के लिए। और इसमें बहुत सारे स्कीम का ये अम्ब्रेला स्कीम है। तो इसमें कौन कौन से सब स्कीम है? तो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम और साथ ही साथ पायलट फॉर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। उसके अलावा भी अभी जो रिसेंटली जो लॉन्च हुए हैं स्कीम उसको भी देख लेते हैं कि पीएम किसान में कैसे कितने पैसे दिए जाएंगे, वो हम लोगों ने देख रखा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने पैसे दिए जाएंगे वो आप हम लोग कमेंट करके बताइए। 6,000 दिए जाएंगे कि 7,000 दिए जाएंगे पर ईयर, कि 8,000 दिए जाएंगे कि 9,000 दिए जाएंगे? ये ऐसे आ सकते हैं क्योंकि ये दीज आर वेरी हिट स्कीम्स और इसका एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ा बहुत फिगर तो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये सारी चीजें से रिलेटेड हो गया और एमएसपी की का भी रिवीजन हुआ है, तो क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी इस टॉपिक से हो गया है। एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है, तो क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो इट इज अ लिस्टिंग ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं, वो अपना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। उसका एक नया बनाया जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी बात चल रही थी। तो किसने इस आइडिया को मूट किया है? तो इस आइडिया को मूट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। और कब? यूनियन बजट में मूट किया था। और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी इन चेयरमैनशिप ऑफ ईशांत हुसैन। और ये पैनल क्या है, क्या सजेस्ट करेगा? स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेशंस टू क्रिएट एसएससी एंड। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? यहाँ पे गलत स्टेटमेंट, इट इज नॉट सेटअप बाय आरबीआई, इट इज सेटअप बाय सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई नहीं होके यहाँ पे सेबी होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका सी। अब चलते हैं एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन एमएसपी को अप्रूव करता है, कौन किसके बेसिस, किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अप्रूव करता है? तो इट इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो डायरेक्टली पूछ देगा कि एमएसपी को कौन अप्रूव करता है, और एक आपका ऑप्शन दे देगा ये CACP यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो आप उसको अगर पढ़े रहेंगे तो ये लगेगा आपको ज़्यादा सही, तो इसको टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस। ओके, तो ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। और साथ ही साथ एमएसपी 14 खरीफ
खरीफ क्रॉप्स के लिए हाइक हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको डिटेल नहीं पता होना चाहिए, बस आइडिया न्यूज़ पता होना चाहिए कि हाँ 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए राइज हुआ है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि किस क्रॉप के लिए कितना राइज हुआ है, ये आप डेटा याद रखें, खास करके यूपीएससी के लिए। अब साइंस में चलते हैं। साइंस में स्पेसएक्स क्रू जो था उस स्पेसएक्स एक जो एजेंसी है उसका क्रू ड्रैगन क्राफ्ट है, उसने डिलीवर किया है नासा के एस्ट्रोनॉट को। कहाँ? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक ये न्यूज़ रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने डिक्लेयर किया है इबोला एपिडेमिक। तो इबोला एपिडेमिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर साथ ही साथ इसमें एक और एंगल होता है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि जैसे कोई देश का नाम आता है तो हमें हमेशा पता होना चाहिए लोकेशन। जैसे अगर आपका कॉन्गो का नाम हुआ तो आपको अफ्रीका का जो मैप है वो खोलना है। अगर आपको, जैसे ये अफ्रीका का मैं रफ मैप बना दे रहा हूँ, तो ये ऐसे मैप अफ्रीका का है, तो आपको देखना है कि कॉन्गो कहाँ पे है। अगर कॉन्गो इस एरिया में है तो आपको देखना है कि इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। और जब नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी सी होती है, कौन सा करंट होता है, तो आपका एक टाइप से होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। और आप अगर इस एग्ज़ाम के अलावा भी अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जहाँ ज्योग्राफी है वहाँ आपको हेल्प भी मिलेगा। अभी हमारे साइंस के एंगल से इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो इबोला पे एक देख लेते हैं। इबोला को पहले क्या नाम से जाना जाता था? इबोला को पहले बोला जाता था इबोला हेमोरेजिक फीवर, तो EVD। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है बिल्कुल से। रिसेंटली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसने डिक्लेयर किया है 11th आउटब्रेक, और पहली बार डिस्कवर 1976 में हुआ था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। द वायरस इज थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड नो केसेस ऑफ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ। तो ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो चूज द, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। और एवरेज फर्टिलिटी रेट क्या होता है? आपका एवरेज फर्टिलिटी रेट 50% होता है। तो ये मैं करेक्शन कर दूंगा जब मैं इसको ग्रुप में सर्कुलेट करूंगा इस PDF को। अब इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के न्यूज़ पे चलते हैं। तो उसमें क्या हुआ है? प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है एनुअल सेशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो हमने देखा है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, ये सारी चीज़ें में क्या अंतर है। साथ ही साथ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन देख रखे हैं, तो उसके हिस्ट्री जब हमने पढ़े थे तो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। जो CII है वो कब फाउंडेड है? तो ये फाउंडेड नॉट इन 1890, इट इज फाउंडेड इन 1885। और क्या है ये? एक नॉन गवर्नमेंट, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है, यानी इट वर्क्स विद गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी इशूज एंड CI हैज़ बीन कैटलिस्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। जो पॉलिसी रिफॉर्म्स आफ्टर 1990s हुए हैं उसमें स्पेशली इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, तो वहाँ पे हमेशा इसका नाम आ जाता है। थीम फॉर 2020 एंड 2021 इज बिल्डिंग इंडिया फॉर न्यू वर्ल्ड लाइफ लाइवलीहुड एंड ग्रोथ। तो ये आपका थीम भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कोर टॉपिक जो है स्टैटिक टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशन इससे लिंक करता है। अगर आप EPFO का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये आपके के लिए बहुत ही लो रेलेवेंस का न्यूज़ है, लेकिन अगर आप EPFO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेलेवेंस का न्यूज़ हो जाता है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो करंट अफेयर्स में क्या है? जो बात हुआ हमारे PM मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप में बात हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये G7 का क्लब है जो हमने पहले देख रखा है वो बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, इसमें 4 नए देशों को जोड़ने की जोड़ दे देना चाहिए। कौन कौन से देशों की उन्होंने बात की? तो इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को तो इसमें इंक्लूडेड होना ही चाहिए। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बोला है कि 3 नए स्कीम लॉन्च करेंगे, और वो किस लिए लॉन्च करेंगे? कि टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो ये क्या है 3 नए स्कीम? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम
क्लस्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसको स्पेक्स बोलेंगे। तो ये देख लेते हैं डिटेल में एक थोड़ा सा दो एक एक लाइन, क्योंकि अभी ये स्कीम लॉन्च करेंगे ही नया, तो अभी और ये न्यूज़ में आएगा ही, अभी और ज़्यादा इसके बारे में बातें चलेंगी ही। जब गवर्नमेंट नई नई आई थी तो हमने देखा कि इन्होंने बोला कि बहुत सारे स्कीम है, इतने सारे स्कीम तो गवर्नमेंट लॉन्च कर नहीं सकती, मैनेज कर नहीं सकती, तो इन्होंने रैशनलाइज कर दिया, बोला कि हम लोग जो जितने भी सारे स्कीम हैं, इस बहुत सारे स्कीम्स को हटा भी दिया और बोला कि बहुत सारे स्कीम्स को हम लोग कोर सेक्टर स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इन सारे डिवीजन किया और बहुत सारे स्कीम्स को डिवाइड कर दिया। तो आपको वो डिवीजन भी पता होना चाहिए जब भी आप नए स्कीम में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो नए स्कीम आते जा रहे हैं उसको आप ट्राई करेंगे उस कैटेगरी बेसिस में भी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। और जितना ज़्यादा नया स्कीम आते जा रहा है उतना ही हम लोगों को परेशानी भी है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसमें, हमें पढ़ना तो है सारे स्कीम्स, क्योंकि कोई भी स्कीम पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा 4 से 6% का टू द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। स्पेक्स क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया स्पेक्स। तो देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। और क्या इसमें 25% इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें। और EMC 2.0 क्या है, तो ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि वर्ल्ड क्लास जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो यहाँ आए और साथ ही साथ अपना सप्लाई चेन यानी रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन हुआ या फिर एक्सपोर्ट का सप्लाई चेन हुआ, तो मतलब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे अट्रैक्टिव टैक्स रिबेट्स दिए जाते हैं उस क्लस्टर्स में, ताकि जो बाहर के बहुत ही बड़े बड़े कंपनी को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। करंट अफेयर्स का न्यूज़ खत्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस एंड रिवीजन में। तो सबसे पहले रिवीजन में जैसे NPCI की बात हुई थी, तो हमने देख रखा था NPCI का बहुत सारा इनिशिएटिव, उसका मैंने फिर से डाल दिया है ताकि आप इसको रिवीजन कर लें। साथ ही साथ एक दो नए भी डाल दिए हैं, जैसे नाच क्या है और NETC क्या है। जैसे पहले हमने फास्ट टैग देखा था, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म उसी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नाच क्या है, तो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आया फिर से, तो रिपोर्ट आ रही है कि भीम का जो डेटा है वो लीक हो गया है मिलियन ऑफ यूजर्स का। तो NPCI ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब र्यूमर की बातें हैं। स्पाइस मके क्या है, तो सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडिया, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने का एक सोसाइटी है जो कि न्यूज़ में रहा है। इसको किसने एस्टैब्लिश किया है, तो ये आपका कल्चर से रिलेटेड है। तो आप अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। नेशनल जल मिशन, जब कल हमने देखा था कि क्या बिहार और असम को इसमें ग्रांट मिला है, तो इस बार क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश का स्कीम को भी अप्रूव कर दिया गया है। उसने भी बोला है कि हम लोग सारे रूरल हाउस होल्ड को बाई 2023 टैप कनेक्शन के थ्रू लिंक करेंगे। और कौन से मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब चलते हैं हम लोग जो हाई कोर्ट का न्यूज़ है उस पे चलते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या न्यूज़ है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल में वर्कर हैं, ये सारे जो वर्कर्स हैं उनका आप टेस्ट कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत टेस्ट का इशू चल रहा है। टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ रहा है लोगों का, वेरी इजीली नॉट अवेलेबल टेस्ट है। तो अब बोले कि मेडिकल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं या सिम्टोमेटिक है, सबका आप RT-PCR के थ्रू टेस्ट लें। और RT-PCR यहाँ पे कीवर्ड है, उसको हम लोगों ने बहुत बार 2-3 बार डिस्कस कर रखा है। NTFA क्या है, तो एक फार लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट है। कल जैसे हमने ब्लैक्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो वहाँ USA में जो लड़ाई चल रही है, या एक टाइप से सोसाइटल क्लास बोल सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। उस जो फासिस्ट टेंडेंसी होती है उसके अगेंस्ट, यानी एंटी फासिस्ट का सबसे, अगर फासिज्म एक टाइप का एक्सट्रीम है, ये तो लेफ्ट उसका दूसरा एक्सट्रीम है, यानी लेफ्ट, फार लेफ्ट लीनिंग, जिसको नक्सल लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है वो फार लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स होते हैं, जो वायलेंस में भी बिलीव करते हैं।
उनका एक ऑर्गेनाइजेशन या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं, अम्ब्रेला टर्म देते हैं एंटी एफए, ठीक है। तो वो एक टर्म आपको पता होना चाहिए। टिनान टिनानमेन स्क्वायर मैसेकेयर, तो ये आपका न्यूज़ में रहा है। क्यों क्यों न्यूज़ में रहा है? तो ये एक मैसेकेयर हुआ था, कहाँ? हांगकांग में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1989 में, जहाँ के चाइनीज़ ट्रूप ने अपने लोगों पे जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे उस पे बहुत ज़्यादा वायलेंस किया था। और उसके रिजल्ट क्या हुआ था कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी तक एक भी डेथ पोल नहीं दिखाया जाता है, लेकिन लोग बताते हैं कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मरे थे। तो एक उसके लिए हमेशा हर साल एक कैंडल मार्च और इस तरह का लोग जो वो मीटिंग्स होता है वो करते हैं। तो इस साल वो नहीं होगा, फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स है ये जो नहीं होगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो न्यूज़ में जब ऐसे टर्म्स आते हैं तो बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? तो अल्ट्रा स्वच्छ, जैसे हमने ध्रुव पढ़ा था, DHRUV, ध्रुव भी DRDO के द्वारा डेवलप हुआ था और वो यूवी रेज के थ्रू आपके फोन्स वगैरह को सैनिटाइज करता था। वैसे ही ये भी एक डिसइंफेक्टिंग यूनिट है, ये भी DRDO के थ्रू डेवलप हुआ है। लेकिन ये कौन सा? ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करता है। और क्या डिसइंफेक्ट करता है? जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक्स, इन सारी चीज़ों को ये डिसइंफेक्ट करता है। तेलंगाना ने स्टेटहुड डे मनाया है, तो वो भी हमारा। और इसके बाद हमें एक जब भी तेलंगाना की बात आती है तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट पता होना चाहिए। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप हम लोगों को कमेंट करके बताइए। हमने कल भी मैंने पूछा था कि ट्राइफेड क्या है, तो बहुत कम लोगों ने ट्राइफेड का फुल फॉर्म बताया है, जिसको हम लोगों ने 3-4 बार डिस्कस कर रखा है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जब भी ट्राइबल से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड ये सारे इश्यूज आ जाते हैं, यानी वल्नरेबल क्लास के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो बहुत ही हाई प्रायोरिटी न्यूज़ हो जाता है यूपीएससी के कोई भी एग्जाम के लिए। तो आपको वो न्यूज़ पे ध्यान दे के रखना है। तो आज कमेंट करके बता दीजिएगा जिनको ये पता है। और जो हमने शुरू में देखा था न्यूज़ कि मोदी ने जो वो किया है, डाउनग्रेड कर दिया है, सबसे लोएस्ट लेवल का कर दिया है इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है। तो देखते हैं कि BAA3 क्या है। तो BAA3 देखिए, ये इस टाइप की रेटिंग मिलती है। जो ये सारे जो ग्रेड्स हैं ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोले जाते हैं। और इसके नीचे अगर रेटिंग मिल रही है तो इसको जंक या फिर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोला जाता है। तो इंडिया की स्थिति यहाँ पे है BAA3 में। पहले इंडिया यहाँ पे था, इंडिया के बॉन्ड्स अब गिर के आपका, और ये देखिए लॉन्ग टर्म का रेटिंग है ये, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उसका रेटिंग ये होता है। अगर लॉन्ग टर्म आपका बॉन्ड, अगर देखिए 3 रेटिंग एजेंसीज है, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग है, एक फिच रेटिंग है और एक मूडीज रेटिंग है। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए अगर आप इकोनॉमी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंडिया का भी कहाँ है जगह? यहाँ पे है। और ये किस में आता है? आपका लोअर मीडियम ग्रेड में, लोअर मीडियम ग्रेड इन्वेस्टमेंट रेटिंग में। अपर मीडियम ग्रेड में कौन है, हाई ग्रेड में कौन है, प्राइम ग्रेड में कौन है, एक एक नाम या फिर थोड़ा सा आपको आइडिया हम लोग देंगे जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे। अभी मैंने ये डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ, इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर यूपीएससी बोल दे कि इंडिया है समवन हैज़ AAA रेटिंग इन मूडीज एजेंसीज, मूडीज रेटिंग, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे AAA ऐसा कोई है ही नहीं, सिर्फ ए और 2 स्मॉल ए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली इससे आप निकाल सकते हैं। तो एक टाइप से अगर आप ऐसे चार्ट देख लेंगे अपने न्यूज़ के साथ तो आपको ये कन्वीनियंट होगा। और ये हमने कहाँ से लिया है, इसका रेफरेंस विकिपीडिया से हमने ये उठाया है ये चार्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से डेली करंट अफेयर सेशन में।